अरे बातें बंद करते हैं अब। गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को। ध्यान दें। अरे बातें नहीं करें, कल हमारे एक टॉपिक चल रहा था जो किसी कारणवश बीच में ही क्या रह गया, अधूरा रह गया। हाँ, वोटर की बातें गए तो आज हम उसको पुनः रिपीट करते हैं, उसको पुनः स्टार्ट करते हैं। वर्ण विचार हमारा टॉपिक है। वर्ण के बारे में हम जान चुके हैं कि वर्ण हमने कहा किसको था। तो इससे पहले हमने ये चर्चा की थी कि वर्ण हमने किसको कहा था। तो मौखिक रूप से जो उच्चारित ध्वनियां होती हैं, जब उनको लिखित रूप दे दिया जाता है तो हमने उसको क्या कहा था, वर्ण कहा था। अब वर्ण हिंदी में होते कितने हैं? तो मैंने आपको कल बताया था हिंदी में कुल 44 वर्ण होते हैं। 44। इनको दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। दो भागों में बांटा गया इसको, स्वर और व्यंजन। अरे प्रमोद, जब मोबाइल में कछु खो जाते होते हो हैं तो वह अंदर रख दे बैग में। इमरजेंसी काम चल लेके चल तो गत्ते कॉपी कहाँ थे ही न बता मैं। ज्योग्राफी लिखाई करी ने, वो पढ़ाई लिखी ना थे ना अभी तक हैं। ज्योग्राफी लिखाई सर ने, वो लिखी ना थे ना। सवाल को रिवाज कहते कॉपी कहाँ थी थी हैं। जब पंगत के चक्कर में जाए ऐसो मन समझियो BSTC जे IAS तो ऊपर है जे को पुगाना है कि बड़ी आसानी से मिल जाओ, यहाँ सिलेक्शन है वो। हमको सेगो नहीं है भाई, पता पड़ेगी तब पता पड़ेगी जब कंपटीशन है कितना। तो ना सुधज्जा भाई तो कछु ना भाई, तो विज्ञप्ति ना नहीं आई है। हाँ। ध्यान से। तो स्वर और व्यंजन दो प्रकार के हैं। हम 11 तो स्वर की चर्चा करेंगे और 33 व्यंजन की चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वर की चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद व्यंजन की चर्चा करेंगे। मैंने कल आपको यह बताया था जो स्वर है हमारे, उनको हम 5 आधारों पर वर्गीकृत करेंगे। यानी स्वर तो है हमारे पास 11, कौन कौन से अभी बताऊंगा, और उनका जो वर्गीकरण है वो कितने आधारों पर, 5 आधारों पर हम करेंगे। देखो, पहले तो स्वर लिखता हूं आपके सामने, 11 कौन कौन से हैं। अ, आ, ई, ई, उ, ये हमारे 11 स्वर है। फील करना वो प्राइमरी स्कूल वाली बात है जिसमें पढ़े थे हम, आप भी पढ़े थे, हम भी पढ़े थे। तो जे ही पढ़े हमने शुरुआत में। अब जो बड़े लेवल पर काम आ रहे हैं बस ये है। तो 11 स्वर है हमारे पास टोटल, अ इ ई उ री ए आई और ओ औ। अब इन 11 स्वरों को हमें 5 भागों में बांटना है। 5 भागों का मतलब है 5 आधारों पर इनका वर्गीकरण करना है। एक तो करेंगे हम उच्चारण के आधार पर। क्या कहूं मैं, उच्चारण अवधि के आधार पर। एक करेंगे उच्चारण के आधार पर। एक करेंगे जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। एक करेंगे हम ओष्ठाकृति के आधार पर। और एक करेंगे मुखाकृति के आधार पर। यहाँ अभी व्यंजन की चर्चा नहीं कर रहे हम, केवल किसकी करेंगे, स्वर स्वर की। और स्वर होते क्या है
ये आप सभी जानते हैं, डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है। यानी कि वे वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना भी बोले जा सकते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर हैं कितने? टोटल कितने हैं? 11। ये आपके सामने लिखे हुए हैं 11 स्वर। अब इनको 5 आधारों पर हम क्या करें? वर्गीकृत करेंगे। पहला वर्गीकरण करेंगे उच्चारण अवधि के आधार पर, दूसरा करेंगे उच्चारण के आधार पर, तीसरा जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, चौथा ओष्ठाकृति के आधार पर, और पांचवा मुखाकृति के आधार पर। रहेंगे 11 ही स्वर, बस उनको अलग अलग प्रकार से हमें क्या करना है? सिस्टम तरीके से बिठाना है कि किस वर्ग में कौन से स्वरों को हमें रखना है, और इनको भी अभी क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे। तो पहले मैं इसको लेता हूं उच्चारण अवधि के आधार पर। देखो, उच्चारण अवधि के आधार पर जो स्वर हैं आपके, उनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3। पहला भाग है आपका ह्रस्व, आपका दीर्घ, और तीसरा भाग है प्लुत। ये बताओ मुझे, स्वर 11 हैं लेकिन मात्राएं कितनी हैं? हाँ, ये ध्यान रखना है हमें। स्वर तो 11 होते हैं, लेकिन जब मात्राओं की अगर आपसे संख्या पूछी जाए तो मात्राएं केवल क्या होती हैं? 10 होती हैं। ह्रस्व आ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए ये ध्यान रखना, ह्रस्व आ को उदासीन स्वर भी कहा जाता है। यानी जो हमारा ह्रस्व आ है, इसको क्या कहा जाता है? उदासीन स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी अपनी कोई क्या नहीं होती? मात्रा नहीं होती। मात्राओं की आपसे संख्या पूछे तो केवल कितनी मात्रा है? 10। लेकिन स्वरों की संख्या पूछे तो कितनी होती है? 11। ह्रस्व, दीर्घ, ये 3 भाग किसके आधार पर हैं? उच्चारण अवधि के आधार पर। जब हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे तो 3 प्रकार के हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वरों को और क्या कह सकते हैं हम? इनको हम लघु कह सकते हैं, दीर्घ को हम कह सकते हैं गुरु कह सकते हैं, इसको हम एक मात्रिक कह सकते हैं, इसको हम द्विमात्रिक कह सकते हैं, इसको हम त्रिमात्रिक कह सकते हैं। स्वरों को लघु भी कह सकते हैं और एक मात्रिक, दीर्घ को गुरु भी कह सकते हैं और द्विमात्रिक, और प्लुत को त्रिमात्रिक भी कहा जाता है। यहां पर एक शब्द जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, जिसका प्रयोग किया जाता है, वो पूछा जाता है मूल स्वर। 4 ऑप्शन में देगा, एक तो देगा दीर्घ का, 3 देगा आपको इस वाले में से, ह्रस्व वाले में से। फिर आपसे पूछेगा निम्न में से मूल स्वर कौन सा नहीं है। तो 4 स्वर होते हैं, मूल स्वर के हैं या एक मात्रिक के हैं, लघु के हैं या ह्रस्व के हैं। कौन कौन से होते हैं? हाँ, अ, ई, उ और री। अ, ई, उ और री, ये 4 कौन से स्वर हैं? हमारे मूल स्वर के हैं, एक मात्रिक कहें, लघु कहें या ह्रस्व स्वर कहें। यानी जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उन स्वरों को ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जिन स्वरों को बोलने में क्या लगता है? कम समय लगता है, उन स्वरों को ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ह्रस्व को हम क्या कहते हैं? लघु भी कहते हैं, एक मात्रिक भी कहते हैं, और सबसे जो महत्वपूर्ण शब्द है जिसका प्रयोग सामान्यतः पेपर में किया जाता है, वो कौन सा है? मूल स्वर। तो 4 मूल स्वर कौन से हैं आपके? अ, ई, उ और री। ये 4 हमारे क्या हैं? मूल स्वर है। वे स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है, वे स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है, उन स्वरों को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे हम गुरु भी कह सकते हैं या द्विमात्रिक। द्विमात्रिक 2 बार मात्रा का बोलना, यानी जितना समय हमें इसको बोलने में लग रहा है उसका दुगुना समय हमें इन स्वरों को बोलने में लगेगा, इसलिए हमने इसको क्या कहा था? द्विमात्रिक कहा था।
तो आपके कौन कौन से स्वर रह गए ये बताओ इनको छोड़ करके। अ का दीर्घ रूप है अ, ई का ई, उ का उ। अब यहां से री तो चला गया, इसका ए, आई, ओ और औ। सात हमारे कौन से हैं? दीर्घ स्वर। ये चार तो हमारे कौन से? मूल स्वर या रस्वर। इनको छोड़ करके जो भी बचे 11 में से 11 ही तो हमारे पास ले दे करके इन्हीं को हमें इधर उधर करना है बस। तो यहां पर हमें देखा हमने कि चार हमारे मूल स्वर थे अ, ई, उ और री। इनके अलावा जो भी हमारे 7 स्वर बचे थे दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ और औ, ये 7 हमारे कौन से स्वर है? हमारे दीर्घ स्वर माने जाते हैं। संख्या भी ध्यान रखनी है क्योंकि यहाँ संख्या क्या है? फिक्स है। संख्या भी कभी कभी पूछ ली जाती है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है या दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो इनका उच्चारण करते समय हमें ह्रस्व स्वरों से क्या लगेगा? दुगुना समय लगेगा। इसलिए हम इन स्वरों को क्या कहें? द्विमात्रिक स्वर कहेंगे। अब देखो इन तीनों वर्णों का प्रयोग दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, जब हम दीर्घ संधि पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? दीर्घ संधि, तब इसमें इसका प्रयोग किया जाएगा। यानी जब हम दीर्घ संधि पढ़ेंगे तो ये दोनों मिलेंगे, चाहे ह्रस्व आ मिले या दीर्घ आ मिले, कैसे ही मिले, छोटा बड़ा बड़ा छोटा कैसे ही मिले, लेकिन रूप क्या होगा? दीर्घ ही होगा। तो हम दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, इन तीनों स्वरों का प्रयोग हम किसमें करेंगे? दीर्घ संधि में करेंगे। आपका ये वाला स्वर है, एक तो छोटी ए और छोटा ओ, इन दोनों स्वरों का प्रयोग हम गुण संधि में करेंगे। इसमें करेंगे गुण संधि में। आपका दीर्घ ए और दीर्घ ओ यानी औ कह रहे हैं हम इसको, इन दोनों का प्रयोग हम किसमें करेंगे? वृद्धि संधि में करेंगे। ये बताओ मैंने इन स्वरों का प्रयोग संधि में किया, इन तीन का प्रयोग किया मैंने दीर्घ संधि में, इन दोनों का किया मैंने गुण संधि में, इन दोनों किया वृद्धि संधि में। तो क्या मैं इन स्वरों को संधि स्वर कह सकता हूं? क्या कह सकते हैं ना? क्योंकि इन स्वरों का प्रयोग किसमें किया? संधि में किया जा रहा है। इन तीनों का प्रयोग दीर्घ संधि में किया जा रहा है, इन दोनों का प्रयोग गुण संधि में किया जा रहा है और इन दोनों का प्रयोग वृद्धि संधि में किया जा रहा है। ये ध्यान पहचान है। ये संधि का जो कॉन्सेप्ट है, स्वर संधि जब पढ़ेंगे तो स्वर संधि में दीर्घ संधि की ये पहचान है कि दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, बड़ी ए, छोटी ओ, बड़ी छोटी ए और बड़ी ओ, ये सब मिलेंगे हमें। तो ये किसकी पहचान है? संधियों की क्या है? पहचान है। तो इनका प्रयोग हम संधि में करेंगे, इसलिए हम इसको एक नया नाम और देते हैं। वो क्या कहते हैं? इसको संधि स्वर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए संधि स्वर कौन कौन से हैं, तो हमारे पास 7 संधि स्वर है अ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। और लॉजिक क्या है? लॉजिक इसलिए है कि आपसे अगर कारण भी अगर आपको जानना हो कि हम इसको क्यों कह रहे हैं, वजह भी हमें पता होना चाहिए कि हम इनको संधि स्वर क्यों कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन स्वरों का प्रयोग हम संधि में कर रहे हैं। जब हम संधि पढ़ेंगे तो उस समय इनका क्या होगा? प्रयोग होगा। इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं? संधि स्वर कह रहे हैं। और सुनो, संयुक्त व्यंजन तो हम सभी जानते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हाँ, क्षय, त्र, ज्ञ और स्र। ये 4 क्या होते हैं? सामान्यतः संयुक्त व्यंजन होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 4 संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? हाँ, सही बताया इन्होंने, ए, आई, ओ और औ। चारों स्वरों को हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर की संज्ञा देते हैं। संयुक्त व्यंजन तो हम सभी को पते हैं, लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि संयुक्त स्वर हम किसे कहते हैं, तो ए, आई, ओ और औ, इन चारों स्वरों को हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। अब मैंने भी आपको बताया कोई भी कार्य हो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो होता है, क्यों कह रहे हैं हम उसको आखिरकार में। तो इसके पीछे देखो वजह क्या है। जब हम ए बनाते हैं, आई बनाते हैं, ओ बनाते हैं और औ बनाते हैं, इन चारों को बनाते समय 2-2 स्वरों का क्या होता है? प्रयोग होता है। जैसे देखो, हम ए का निर्माण करेंगे तो गुण संधि का जब नियम पढ़ेंगे, अ
प्लस ई, इन दोनों को मिलकर के क्या बनेगा? ए। आई बनाएंगे जब हम, तो अ प्लस ए, इन दोनों को मिलकर के क्या बनेगा? बड़ी ए। छोटा ओ बनाएंगे जब हम, अ प्लस उ, इन दोनों को मिलकर के क्या बनेगा? ओ। जब दीर्घ ओ बनाएंगे हम, तो आ प्लस अब बनेगा हमारा कौन सा? दीर्घ ओ। तो दो दो स्वर मिल रहे हैं क्या? इधर भी दो हो गए, इधर भी दो हो गए, इधर भी दो हो गए, इधर भी दो हो गए। तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? संयुक्त स्वर। दो स्वरों के मिलने से इन स्वरों का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। इसलिए हम किसकी संज्ञा दे रहे हैं? इसको संयुक्त स्वर की संज्ञा दे रहे हैं। तो लॉजिक पता चल गया आपको क्यों दे रहे हैं हम इसको। अभी जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर मैंने अभी इन स्वरों को संधि स्वर की संज्ञा दी थी सभी को, तो मैंने आपको ये बताया था क्यों कहा था, क्योंकि इनका प्रयोग संधि में किया जाता है। फिर मैंने कहा कि ए, ऐ, ओ और औ, इन चार स्वरों को हम किसकी संज्ञा दे रहे हैं? संयुक्त स्वर की संज्ञा दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनका जो निर्माण है, संधि में हम पढ़ेंगे इनको, तो इनका निर्माण दो स्वरों के मिलने से हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या दे रहे हैं? संयुक्त स्वर की संज्ञा दे रहे हैं। एक तरीका हमने ये देख लिया, दूसरा हमने ये देख लिया, तीसरा है प्लुस स्वर। स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय लगता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना या हम कहते तिगुना समय लगता है, उनको क्या कहते हैं? प्लुस स्वर कहते हैं। यानी वे स्वर कौन से स्वर? जिनको बोलते समय उनके उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वरों से क्या लगता है? 3 गुना समय लगता है, उन स्वरों को हम क्या कहते हैं? प्लुस स्वर कहते हैं। यानी जितने समय में हम क्या बोलेंगे? ह्रस्व स्वर बोलेंगे, उससे 3 गुना समय अगर हमारा कोई स्वर लेता है तो हम उसको क्या कहते हैं? प्लुस स्वर कहते हैं। अब देखो प्लुस स्वर में कौन कौन से स्वर आएंगे? सभी स्वर किस में आते हैं? प्लुस स्वर की श्रेणी में आते हैं। में आते हैं, प्लुस स्वर की श्रेणी में आते हैं। तो आप कहेंगे सर पहचान कैसे करेंगे हम फिर इनकी? तो हम गणित तो पढ़े हैं, थोड़ी बहुत पढ़े ना पढ़े, और गिनती भी पढ़ी है हमने। तो एक अंक है जे, कौन सा? 3 को। और एक शब्द सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो सामान्यतः इसका उदाहरण है, और वही अधिकांशतः पूछा जाता है। अभी तक के मेरे रिकॉर्ड में तो कभी और उससे प्रश्न पूछा नहीं गया, और वो शब्द हम उच्चारण करते हैं ओम। तो यहाँ पर जो ऊ नहीं है, ये क्या है? 3 का अक्षर है, यानी कि ओ को हम इतना उच्चारित कर रहे हैं कि ह्रस्व से बोल रहे हैं, यानी कि उसको 3 बार उसका उच्चारण करने में क्या लग रहा है? समय लग रहा है। यानी जितना समय ह्रस्व को बोलने में लगेगा, उससे 3 गुना समय हमें ओ को, हम बोलते हैं ओम, यही तो बोलते हैं हम। अभी ये बोलते हैं ओम कह दिया हमने, ऐसे नहीं बोलते ओम। तो इसका मतलब ये है कि उसको बोलने में हमें 3 गुना क्या लग रहा है? समय लग रहा है। तो पहचान क्या हुई हमारी? प्लुस स्वर अगर जब भी कभी पूछा जाएगा तो उसके साथ में ये लगा हुआ होगा, यानी कि स्वर के साथ में ये जुड़ा हुआ होगा। तो इससे हमारी क्या पहचान होगी? ये कौन सा स्वर है? प्लुस स्वर है। कौन स्वर है? प्लुत स्वर। तो 3 प्रकार के स्वर हो गए, किसके आधार पर? उच्चारण अवधि के आधार पर 3 प्रकार के स्वर है हमारे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व में हमको और क्या नाम दे सकते हैं? इसको लघु कह सकते हैं, एकमात्रिक कह सकते हैं, मूल स्वर कह सकते हैं। दीर्घ, गुरु और द्विमात्रिक, और एक है प्लुत स्वर। ह्रस्व में 4 स्वर है, कौन कौन से? अ, ई, उ और री। संख्या कितनी है? 4। दीर्घ में कौन से हैं? 7। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनको हमने नया नाम दिया, क्या नाम दिया? इनको हम संधि स्वर भी कह सकते हैं। और इसमें से 4 स्वर है, ए, ऐ, ओ और औ, इनको हम संयुक्त स्वर की संज्ञा भी दे सकते हैं। फिर मैंने कहा आपसे कि प्लुस स्वर और ये हम त्रिमात्रिक कहें, इसमें सभी स्वरों को शामिल किया जाता है। और इसकी पहचान हमने देखी थी, तो पहचान ये थी, ये स्वर जब भी आएगा तो इसके साथ में गणितीय जो अंक है 3, वो इसके साथ जुड़ा हुआ होगा, जो हमारी ये पहचान को क्या करेगा? स्पष्ट करेगा कि ये कौन सा स्वर है? प्लुत स्वर।
अब देखो, हम यहाँ पर जो भी वर्गीकरण कर रहे थे वो मात्रा के आधार पर कर रहे थे। मात्रा का ही तो वजन है था हमारा कि मात्रा को ही तो बोल रहे थे, उच्चारण कर रहे थे। तो मात्रा कहते किसे? और पटवारी में आया हुआ प्रश्न एक बार यूपी टेट पूछा गया है। उच्चारण के मात्रा काल को सही बताया इन्होंने, लेकिन एक शब्द आता है यहाँ पर उच्चारण के कालमान को। उच्चारण के कालमान को कहते हैं हम मात्रा कहते हैं। उसमें जो प्रश्न आया था उसमें यह पूछा गया था कि मात्रा किसे कहते हैं, तो उसकी शब्दावली में क्या लिखा हुआ था? उच्चारण के कालमान को। उच्चारण में लगने वाले काल कहते हैं समय को। ये उच्चारण में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। तो क्लियर है मात्रा कैसे कहते हैं? अगर पूछे आपसे तो मात्रा उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है। तो ये तो हमारा पहला प्रकार था। क्लियर है? पहला प्रकार 3 आधार हमने बांट दिए हैं उच्चारण अवधि के आधार पर, ह्रस्व, दीर्घ और प्लोत। अब दूसरे की चर्चा करें। चलो यहीं पर कर लेते हैं। दूसरा प्रकार है हमारा उच्चारण के आधार पर। ये तो बहुत सरल है, कुछ नहीं है इसमें। सरल क्यों है? 2 प्रकार हैं इसके। एक है अनुनासिक, एक है निरनुनासिक। ध्यान से, अंतर क्या है? उच्चारण के आधार पर जिन स्वरों को बोलते समय वायु मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है वो तो कौन से होते हैं? अनुनासिक। और जिन स्वरों को बोलते समय वायु सीधे ही बाहर निकलती है, नाक का उसमें कोई योगदान नहीं होता, उनको कहते हैं हम निरनुनासिक। तो इसमें भी सभी स्वर आते हैं और इसमें भी सभी स्वर आते हैं। आप कहें गुरु फिर अंतर करो जिनमें? हाँ, अनुनासिक और निरनुनासिक दोनों में ही सभी स्वर आते हैं। अंतर क्या है? तो इसकी पहचान है। एक क्या पहचान है? जब भी ऐसा स्वर पूछा जाएगा तो उसकी पहचान ये है कि उसके ऊपर चंद्र बिंदु का निशान लगा हुआ होगा। आपने कभी कभी देखा होगा ऐसा लगा हुआ होता है, लगा हुआ होता है। तो ये किसकी पहचान है? इसे मैं आ लिख रहा हूं तो आ के ऊपर मैंने ये निशान लगा दिया तो ये किस श्रेणी में चला जाएगा? अनुनासिक वाली में। अगर मैं इसको हटा देता हूं, निरनुनासिक। समझ में आ गया? सभी स्वर आएंगे इसमें, लेकिन अंतर क्या है? आंचल शब्द मैं जब बोलूंगा और फिर आपको मैं आपको रेखांकित करके ये पूछूंगा आ इसमें कौन सा स्वर है, तो आप कहेंगे अनुनासिक। और मैं ये बोलूं आम शब्द है, आम में आ कैसा है? तो निरनुनासिक। क्यों? क्योंकि आंचल में जब ये वर्ण प्रयोग किया गया तो उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ था। यहां पर जब ये स्वर प्रयोग किया गया तो उसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं था। तो ये इसकी क्या है? पहचान। समझ में आ गया? बस ये 2 ही प्रकार हैं। आगे उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? 2। एक है अनुनासिक, एक है निरनुनासिक। अनुनासिक की पहचान क्या है? कि स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ होता है। और निरनुनासिक में सभी स्वर आते हैं, इसमें भी सभी स्वर आते हैं। क्लियर है? तो ये 2 टाइप हो गए हमारे। तीसरा देखते हैं। देखो ऐसी कठिन ना है हिंदी, सरल ही है। बस ये है कभी कभी कहते हैं ना कि सूक्ष्म जो चीज होती हैं वो ज्यादा घातक होती हैं, पढ़ते समय हमसे कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। तो इसलिए प्रश्न की शैली क्या कह रही है उसको हमें सिर्फ क्या रखना है? ध्यान रखना है। तीसरा टाइप था हमारा जिह्वा की क्रियाशीलता। जिह्वा कहते किसे हैं? जीव को। जीव को। तो इसके आधार पर स्वर कितने हैं? 3 प्रकार के। ध्यान से, कितने प्रकार के हैं? 3। स्वरों को बोलते समय जीव का अग्र भाग क्या रहता है? सक्रिय रहता है।
रहता है, और जिन स्वरों को बोलते समय जीभ का पीछे का भाग सक्रिय रहता है। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर कौन कौन से हैं? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। बस ये आपके 3 प्रकार हैं। किसके आधार पर? जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर को बोलते समय यानी कि जीभ का आगे का भाग जिन स्वरों को बोलते समय एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है, तो वो कौन से होते हैं? अग्रस्वर। जिन स्वरों को बोलते समय जीभ का मध्य भाग सक्रिय रहता है, वो कौन से होते हैं? मध्य स्वर। और जिन स्वरों को बोलते समय जीभ का पीछे का भाग सक्रिय रहता है, वो कौन से होते हैं हमारे? अब इसमें देखें कौन कौन स्वर आएंगे। देखो कौन कौन से आते हैं अग्र में, बोलो। जैसे उच्चारण करेंगे तो ऐसे कौन से स्वर होंगे जिनको बोलते समय जीभ का आगे का भाग सक्रिय रहेगा? बोल के देखो। ई है और डेफिनेटली है। ई, ए और री। कौन कौन से बोले हैं राखी ने? एक तो ई, ए और री को जो हम बोलेंगे तो ई, ए, आई और री, इनको बोलते समय हमारे जीभ का आगे का भाग है वो क्या रहेगा? सक्रिय रहेगा। इसलिए हम क्या कहेंगे इसको? अग्र स्वर। जब भी हम छोटे आ यानी कि ह्रस्व आ को बोलेंगे तो हमारा जीभ का मध्य भाग क्या रहेगा? सक्रिय रहेगा। अब बताओ रह कौन से गए हैं? 4, 5 और 1, 6 तो ये हो गए। एक तो क्या रह गया? बड़ा ऊ और ओ औ। हो गया डिसाइड? फर्स्ट में इनको जब बोलेंगे तो हमारे जीभ का पीछे का भाग है वो क्या रहेगा? सक्रिय रहेगा। नहीं तो आ बोल के देखो तो पीछे दम लगेगी, आगे दम नहीं लगेगी तुम्हारी। और ई बोलेंगे तो आगे दम लगेगी, पीछे दम नहीं लगेगी। तो जीभ का आगे का भाग सक्रिय है तो कौन सा है? अग्र। और पीछे का भाग सक्रिय तो कौन सा है? पश्च। और अ जब बोलेंगे तो जीभ का मध्य भाग सक्रिय हमारा रहेगा। तो क्लियर है? कौन सा है हमने? जिह्वा की क्रियाशीलता। जिह्वा की क्रियाशीलता, जीभ की क्रियाशीलता, इनको बोलते समय जीभ का जो वाला भाग सक्रिय रहेगा उसके आधार में स्वरों को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर ई, ए, आई और री। मध्य स्वर ह्रस्व आ और पश्च स्वर आ, उ, ओ और औ। ये हमारे 11, मैंने पहले ही कहा था 11 ही स्वर है, बस उनको इधर उधर क्या करना है? एडजस्टमेंट करना है। तो ये हमारा कौन सा भाग हो गया? तीसरा। 3 प्रकार पढ़ लिए हमने। पहला पढ़ा हमने कौन सा? दूसरा और तीसरा। तो तीनों क्लियर हैं। चौथे की चर्चा करते हैं। देखो चौथा है ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति का मतलब है होठों की गोलाई के आधार पर। होठों की गोलाई के आधार पर जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जिन स्वरों को बोलते समय हमारे होठ गोलाकार के हो जाते हैं तो उनको कहते हैं वृत्ताकार। आज जाए तो बहुत जल्दी पहचान जाएंगे। और दूसरा है अवृत्ताकार। तो कौन कौन से आ जाएंगे जहां में? कौन से हैं? हाँ, और बाकी के रहे कुछ काय में आ जाएंगे? जहां में जिनको बोलते हैं मैं होठों की आकृति गोल नहीं होती, मंचा जैसी हो जाती है, वो कौन से होते हैं? अवृत्ताकार। इसमें कौन कौन से आएंगे आपके? और री। मंचा जैसी हो जाए बोलते समय तो वो तो कौन से हैं? अवृत्ताकार। वृत्ताकार है मतलब बोलते समय होठों की आकृति कैसी हो जाए? गोल, तो उसे कहते हैं वृत्ताकार। और कैसी भी हो अन्य किसी प्रकार की तो वो उसे अवृत्ताकार। तो क्लियर है? ओष्ठाकृति का मतलब है
होठों की गोलाई के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं वृत्ताकार, एक होते हैं अवृत्ताकार। वृत्ताकार का मतलब है कि उ ओ और औ, इनका उच्चारण करते समय हमारे होठों की आकृति कैसी हो जाती है? गोल हो जाती है। और वृत्ताकार में अन्य किसी प्रकार की आकृति हो सकती है। तो इन स्वरों में इसमें कितने शामिल हैं? 4। और इसमें कितने शामिल हैं? 7। अब सुनो, एक स्वर और होता है जिसे हम अंग्रेजी में बहुत प्रयोग करते हैं, विदेशी स्वर है ये ओ। जैसे डॉक्टर वर्ण हम प्रयोग करते हैं तो उसमें इस स्वर का प्रयोग किया जाता है। इसको भी इसी श्रेणी में रखा जाता है, वृत्ताकार की श्रेणी में। इसे हम कहते हैं आगत या शीत स्वर। ये विदेशी स्वर है, देशी स्वर नहीं है। कैसा है? विदेशी। तो ये इसे कहते हैं हम आगत या गृह स्वर। तो इसे हम किसी श्रेणी में शामिल करते हैं? वृत्ताकार की श्रेणी में शामिल करते हैं। तो इसको भी बोलते समय हमारी होठों की आकृति कैसी हो जाती है? गोल हो जाती है। जब हम डॉक्टर शब्द जब बोलते हैं तो डॉक्टर में इस ओ का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? कितने हो गए हमारे? 4। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब पांचवा रह गया हमारा है। पांचवा कौन सा है? मुखाकृति के आधार पर। सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना, इन पांचों में दो ही प्रकार ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। वो कौन से हैं? एक तो सबसे पहले वाला जो कौन सा है? उच्चारण अवधि के आधार पर। और उसके बाद अगर इंपोर्टेंस है तो इसकी है जिसमें सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें हम 4 प्रकार से बांटेंगे। कितने? 4। नंबर 1 समृत, नंबर 2 अर्ध समृत, नंबर 3 विव्रत, नंबर 4 अर्ध विव्रत। देखो, पहले इनकी डेफिनेशन समझ लो। मतलब क्या है इनका? समृत का मतलब होता है जिन स्वरों को बोलते समय हमारा मुख थोड़ा कम खुलता है उनको कहते हैं हम समृत स्वर। सीधे मुख को पकड़ लो अपने को बस, और उसी के आधार पर उसकी डेफिनेशन है। जिन स्वरों को बोलते समय मुख क्या खुलता है? कम खुलता है, उनको कहते हैं समृत। जिन स्वरों को बोलते समय हमारा जो मुख है वो समृत से थोड़ा अधिक खुलता है उसको कहते हैं अर्ध समृत। जिन स्वरों को बोलते समय हमारा मुख अधिक खुलता है उसे कहते हैं विव्रत। और जिन स्वरों को बोलते समय हमारा जो मुख है वो विव्रत से तो कम खुलता है लेकिन अर्ध समृत से ज्यादा खुलता है उसे कहते हैं अर्ध विव्रत। क्लियर है? क्या कहा मैंने? समझा ध्यान से। मुखाकृति, मुख का मतलब मुखाकृति मुख की आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 4। समृत, अर्ध समृत, विव्रत और अर्ध विव्रत। समृत का मतलब है जिन स्वरों को बोलते समय हमारा मुख क्या खुलता है? कम खुलता है उसे कहते हैं समृत। जिन स्वरों को बोलते समय हमारा मुख अधिक खुलता है उसे कहते हैं अर्ध समृत। जिन स्वरों को बोलते समय हमारा मुख अधिक खुलता है उसे कहते हैं विव्रत। और जिन स्वरों को बोलते समय हमारा मुख विव्रत से तो कम खुले लेकिन अर्ध समृत से अधिक खुले उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं? अर्ध विव्रत। अब डिफाइन करें इनके स्वर कौन कौन से हैं। देखो, बताओ, औरों की पहचान तो है, ये तो सबको पता होगा। ऐसा कौन सा 11 स्वरों में जिसे बोलते समय हमारी अंतियां खिंची लगेंगी? ओ, सबसे ज्यादा अंदर कौन सा? दीर्घ आ बोलेंगे तो सबसे ज्यादा हमारा मुख क्या करेगा? खुलेगा। तो एक तो मैंने यहाँ फाइनल कर दिया ये। दीर्घ आ को बोलते समय सर्वाधिक हमारा मुख क्या करेगा? खुलेगा। इसलिए हम इसको किस श्रेणी में रखेंगे? विभ्रसी श्रेणी में रखेंगे। इधर देखो, छोटी, बड़ी और ऊ और
सही है। सुना ध्यान से, समृद्ध में हमारे कौन से स्वर आते हैं? ई, ई और उ। ये दोनों और री किसमें आते हैं? समृद्ध में। अर्ध समृद्ध में कौन से आते हैं? छोटा ओ और छोटी ए किसमें आते हैं? अर्ध समृद्ध में। अब रह कौन से गए हैं? ये रह गया, बड़ा ओ रह गया, बड़ी ये रह गई। हो गए 5, 7, 8 और 3, 11 डिवाइड हो गए। समृद्ध में ई, ई उ और री। अर्ध समृद्ध में छोटा ओ छोटी ए, विव्रत में आ और अर्ध विव्रत में छोटा आ, दीर्घ ओ और दीर्घ ए। ये 11 स्वर इन 4 भागों में इस प्रकार से। सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, सीधा पूछा जाता है, वर्ण देगा आपको और ये पूछा जाएगा ये समृद्ध स्वर है या विव्रत स्वर है या अर्ध समृद्ध है या अर्ध विव्रत है। अब देखो याद कैसे रखें इनको, अपना सामान्य तरीका अपनाएंगे, हमें रटना नहीं है। डॉक्टर जब सुई लगाता है तो हमारे मुख से उई की आवाज निकलती है, निकलती या नहीं निकलती? तो बस उई का मतलब है ये आ गए, रटना नहीं है, सीधा फॉर्मूला देना। जब तो सुई लगाता है तो हमारे मुख से कुछ आवाज निकलती है उई की, तो उई का मतलब है हम किस स्वर की चर्चा कर रहे हैं? समृद्ध की। यही तो है। देखो अर्ध समृद्ध के हैं जब हम अपने किसी मित्र को आवाज देते हैं, हाँ समझ में आया। लेकिन ये ध्यान रखना, इधर आ, क्या कह रहे हैं? प्यार से बुला रहे हैं हम तो क्या कहेंगे? ओए इधर आ। लेकिन जब गुस्से में बुलाएंगे ओए इधर आ, तो ये समझना कौन से हमारे ये वाले। समझ में आया? यानी कि अर्ध समृद्ध कब है? जब हम अपने मित्र को बुला रहे हैं लेकिन हम प्यार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसको आसानी से बुला रहे हैं, तो तुम क्या कहेंगे? ओए। और उसको किस में रखेंगे? अर्ध समृद्ध में। लेकिन जब उसको थोड़ा गुस्से में बुला रहे हैं या दीर्घ आवाज में बुला रहे हैं तो क्या कहेंगे? ओए। तो ये किस में आएगा? अर्ध विव्रत में। और आ तो अपने आप में बादशाह है ही है, आ तो अपने आप में क्या है? बादशाह है ही है। हो गया डिपेंड। रटोगे आप? नहीं रटेंगे ना तो क्लियर है ये अपने। समृद्ध में कौन कौन सी है? ई, ई उ और। अर्ध समृद्ध में ओए छोटा और छोटी ए, विव्रत में आ और अर्ध विव्रत में छोटा आ, बड़ी ओ और बड़ी ए। तो ये हमारे स्वरों के आधार पर क्या है? 5 वर्गीकरण। कौन कौन से पढ़े हमने? बताएं ध्यान से। पहला उच्चारण अवधि के आधार पर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा उच्चारण कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व में 4 कौन से रखे? अ, ई, उ और री। दीर्घ में कौन? आ, हाँ, उ, ए, आई और ये सभी स्वर। पहचान किससे होगी? हाँ, गणित का जो 3 का अक्षर उससे पहचान होगी। फिर हमने उच्चारण के आधार स्वरों कितने भाग से? अनुनासिक और निरनुनासिक दोनों में ही सभी स्वर आएंगे। पहचान कैसे होगी अनुनासिक की? हाँ, स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु का चिन्ह लगा हुआ होगा। फिर हमने जिह्वा की क्रियाशीलता के स्वरों को कितने भाग में बांटा? कौन कौन से? अग्र, मध्य और पश्च। अग्र में कौन कौन से थे हमारे? ए, आई और री। मध्य में कौन से थे? ह्रस्व। और पश्चिम में कौन से थे? आ, उ और ओ। फिर हमने ओष्ठाकृति के आधार पर कितने भागों में बांटे? 2। एक था वृत्ताकार और एक था अवृत्ताकार। जिन स्वरों को बोलते समय मूर्खाकार कैसा होगा? गोल। वो कौन कौन से? उ, ओ और औ। और अवृत्ताकार में चाहे कैसी भी आकृति हो। फिर बांटे हमने आकृति के आधार पर समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विव्रत और अर्धविव्रत। 4 प्रकार से उनको हमने बांटा। समृद्ध में कौन से? ई, उ और। समृद्ध में छोटा ओ छोटी ए, विव्रत में दीर्घ आ और अर्ध विव्रत में ह्रस्व, दीर्घ और दीर्घ ए। तो ये हमारे स्वरों के आधार पर क्या है? वर्गीकरण। क्लियर है? दिक्कत किसी को कोई? रिटर्न करें।
हेडिंग डालें वर्ण विचार। डाल दी हेडिंग। सोनम आई है क्या? सोनम, सोनम आई है क्या? सोनम, सोनम किनका नाम है? आपका नाम है? आपके भैया का फोन आ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ जोड़ करते चलना, ठीक है, इससे समय कम लगे। अरे बातें मत करो तुम। लिखो। ए, इतनी बातें क्यों कर रहे हो? रोटी बचना रही तुम्हें? हैं? क्या है वो? नोट करो साथ ही साथ। कर लिया? हो गया? हेडिंग डालें स्वर। लिखना, जब कोई वर्ण किसी अन्य वर्ण सहायता के बिना बोला जाता है, तो वह स्वर कहलाते हैं।
अर्थात ऐसे वर्ण का स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है। हिंदी में कुल 11 स्वर माने जाते हैं। निम्न है। हमारे क्या है? 11 स्वर। एक नोट डाल के लिखना फिर। हिंदी में कुल 11 स्वर माने जाते हैं। लेकिन मात्राएं बस होती हैं क्योंकि अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। कोई मात्रा नहीं होती, अतः स्व आ को उदासीन स्वर है। और आपसे पूछे उदासीन स्वर कौन सा है, तो ह्रस्व आ कौन सा स्वर है? उदासीन स्वर। मात्रा कितनी होती हैं? 10। और स्वर कितने हमारे पास? 11। रीजन क्या निकला कि अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। या नोट पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण।
टाइम हो गया है, सर भी आ गए हैं। तो कल हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे 5 आधार पर। समझा मैं चुका हूं, आपको केवल क्या करना है, हमें नोट करना है। फिर पढ़ेंगे हम व्यंजन। तो जो व्यंजन पढ़ लेंगे, 3 प्रकार के व्यंजन पढ़ेंगे। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और ऊष्मा व्यंजन। फिर इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे अलग अलग प्रकार से, ठीक है। अब फोल्डर कहाँ है?